नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुंग ट्रैवलर। आज मैं इस ब्लॉग में कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं आप लोगों को लेके कहीं जा रहा हूँ। आज ये कोई ट्रैवलिंग वीडियो नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इन फ्यूचर अगर आप कभी नेपाल घूमना चाहते हो तो आप कैसे नेपाल पहुंच सकते हो और आपका कितना बजट होना चाहिए, आज इस ब्लॉग में मैं वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो बनिए रहिए अंत तक मेरे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बाया ट्रेन बताना चाहूंगा कि अगर आप बाया ट्रेन नेपाल जाना चाहते हो तो कैसे जा सकते हो। तो बाया ट्रेन जाने के लिए आपको पठानकोट कैंट से ट्रेन मिल जाएगी। ये रात के 12:05 पे चलेगी और ये हफ्ते में 4 दिन चलती है। इनका नाम है लोहित एक्सप्रेस और अमरनाथ एक्सप्रेस। और ये नेक्स्ट 22 आवर्स में आपको गोरखपुर में ड्रॉप कर देगी। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नेपाल बॉर्डर का वो गोरखपुर ही है। जैसे ही आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, रात के 9 या 10 बजे आपको ट्रेन पहुंचा देगी। तो आपको बाहर ही बहुत सी टैक्सीज मिल जाएगी जो नेपाल बॉर्डर तक आपको ले जाएगी। बट मेरा सजेशन ये है कि आप रात को ना जाइए, रात को काफी रिस्की होता है। तो आप नियर बाय कोई होटल में रूम ले सकते हो। बहुत से अच्छे अच्छे नियर बाय होटल हैं जहां आप स्टे कर सकते हो। और बेस्ट ये है कि आप वहां होटल में स्टे करें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बॉर्डर के लिए निकल जाएं। वही होटल्स वाले आपको टैक्सी हायर कर देंगे। नियर अबाउट 1500 रुपीज में आप स्नोली बॉर्डर पहुंच जाओगे। स्नोली बॉर्डर जो है वो इंडिया और नेपाल बॉर्डर का नाम है। और उसकी जो दूरी है गोरखपुर से वो 95 किलोमीटर है। यही अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स में आप गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर पहुंच जाओगे। और जैसे ही आप नेपाल बॉर्डर पहुंचते हो तो इंडिया की तरफ तो एसएसबी वाले होंगे, वो तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही आप नो मैंस लैंड से नेपाल बॉर्डर में पहुंचोगे तो नेपाल बॉर्डर में आपको नेपाल आर्मी या नेपाल कस्टम वाले मिल जाएंगे जो आपका सामान चेक करेंगे। और सामान चेक करने के बाद आपका आईडी, वोटिंग कार्ड या आधार कार्ड चेक करेंगे और अपना पर्पस बता देना कि हम नेपाल घूमने आए हैं। उसके बाद जब आप वहां से फ्री हो जाओगे तो आगे बहुत सी टैक्सीज और बसेस लगी होगी। अब ये आप पे डिपेंड है, आप नेपाल के कैपिटल जाना चाहते हो या मेरे होम टाउन पोखरा जाना चाहते हो। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कहाँ जाना चाहोगे। और जो दूरी है सुनोली बॉर्डर से काठमांडू की तो 273 किलोमीटर है। और पोखरा की जो दूरी है, वहां से 2 दूरियां हैं पोखरा की। एक है 186 किलोमीटर और दूसरी है 253 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 दूरियां कैसे, मतलब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है 186 वाला, वो बिल्कुल वही वाला रोड है जब आप डलहौजी टू पठानकोट या पठानकोट से डलहौजी आते हो, वैसा ही रोड है। कहीं खड्डे हैं, कहीं बहुत ही अच्छा रोड है और कहीं ऑफ पैचेस हैं, तो उस टाइप का रोड है। और जो ये है 253 वाला, वो बिल्कुल ही अच्छा है, मतलब पूरा हाईवे है, कहीं भी कोई खड्डे नहीं है, A1 रोड है। तो अगर आप कभी इन फ्यूचर नेपाल आओ तो यही रोड फॉलो करना। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप ये 253 वाला रोड फॉलो करते हो तो ये सुनोली बॉर्डर से 162 किलोमीटर पे एक जगह आएगी मुगलिन। तो मुगलिन से 110 किलोमीटर पे काठमांडू है और 90 किलोमीटर पे पोखरा है। और ये तो रहा बाय ट्रेन। अब मैं आपको बाय कार के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, इस साल के शुरू में 4 जनवरी को मैं अपनी ही कार से नेपाल गया था। तो मैं निकला था यहाँ से 4 जनवरी को। सुबह हम निकल गए थे कोई 8:30 पे और शाम को रात को हम पानीपत में पहुंच गए थे। पानीपत पहुंच गए थे हम कोई 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे। तो वहीं हमने होटल में रूम ले लिया था और नाइट हॉल्ट हमने पानीपत में की थी। और रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट ब्रेक, टी ब्रेक और लंच ब्रेक करते करते हम और अम्बाला में भी थोड़ी देर रुके थे। तो हम 10 बजे के करीब हम पानीपत पहुंच गए थे। और पानीपत से नाइट होल्ड करने के बाद जब नेक्स्ट डे हम पानीपत से निकले, हमने फिर मूर्थल में हमने ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया था। हम सुबह पानीपत से निकले थे 8:30 पे और उसके बाद हम पहुंचे नोएडा। नोएडा से फॉलो किया हमने यमुना एक्सप्रेस वे अप टू आगरा। आगरा के बाद हमने फॉलो किया ताज एक्सप्रेस वे और लखनऊ तक। और लखनऊ हम पहुंच गए थे 5 बजे। और 5 बजे हमने अपने जो रिलेटिव के पास गए वहां पर, तो हमने टी ब्रेक किया और डिनर ब्रेक किया। तो 2 घंटे हम वहां रुके 5 से 7 बजे तक। और 7 बजे हम निकल पड़े आगे नेपाल के लिए। और हमने 2 घंटे के बाद, लखनऊ के बाद 2 घंटे के बाद हमने अयोध्या में नाइट हॉल्ट की। यानी हमने सेकंड जो नाइट हॉल्ट की वो हमने अयोध्या में की। तो इस दिन हमने अप्रोक्सीमेटली गाड़ी जो ड्राइव की वो 800 किलोमीटर ड्राइव की सुबह से लेकर रात तक। तो ये था हमारा सेकंड डे का नाइट तक जो हमने हॉल्ट किया। और उसके बाद हम थर्ड डे हम सुबह निकल गए कोई 8:30 पे सुबह निकल गए और हम 1 o'clock हम बॉर्डर तक पहुंच गए।
और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ही गाड़ी से जाते हो तो आपको गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर से ही आप जीपीएस में देख सकते हो, गोरखपुर से बाईपास होगा, आप वहाँ से निकल जाओगे तो आपको गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप गोरखपुर में जाते हो तो आप ट्रैफिक में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप बाईपास निकल जाते हो तो आपको पूरा टाइम बच जाएगा। तो हम 1 o'clock पहुँच गए थे हम सनोली बॉर्डर पे। फिर उसके बाद हमारा सामान चेक हुआ और जैसे आप नेपाल बॉर्डर पे पहुंचते हो तो ना एजेंट आ जाते हैं, मैंने यूट्यूब में देखा था, वो आ जाएंगे कि भैया हम आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो कोई उन्होंने 200 रुपीज़ बोले थे तो हमने 200 IC उन्हें दे दिए। तो उन्होंने 30 मिनट्स में हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। फॉर्मेलिटीज में एक चाहिए आपका RC की फोटोस्टेट, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोस्टेट और एक पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये आपको देनी होती है और वो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट होता है उसे नेपाली भाषा में भन्सार कहते हैं, और उस भन्सार का आपको पर डे के हिसाब से अपना रेंट पे करना पड़ता है। गाड़ी का रेंट नियर अबाउट हमने शायद 350 रुपीज पर डे दिया था इंडियन करेंसी। हमने कोई 15 दिन का भन्सार बनाया था। तो कोशिश करना कि अगर आप 11 दिन रुकना चाहते हो तो 13 दिन का भन्सार बनाओ, मतलब 2 days एक्स्ट्रा लेके चलो, वो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि आप नेपाल घूमते घूमते अगर आपको पसंद आ जाएगी हमने यार 2 दिन और रुक लेते, तो आपके लिए फिर कोई वो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने यार भन्सार 2 दिन का एक्स्ट्रा क्यों नहीं बनाया। तो बेस्ट है कि 2 days का भन्सार एक्स्ट्रा बना लो। और जैसे आप भन्सार बनाते हो तो आपने क्या करना है कि वहीं 8 से 10 किलोमीटर पे एक और ट्रांसपोर्ट ऑफिस होगा, वहां से आपने एक और डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाना है, आपको सर्टिफिकेट देंगे, वो कोई नेपाली 650 रुपीज लगेगा। अब भन्सार प्लस वो सर्टिफिकेट, तब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे। और जैसे आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हो, आप नेपाल कहीं भी जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद जैसे हमने डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए अपने, और हाँ हमने वहाँ से सिम भी ले ली, सिम आपको मिल जाएगी वहीं से ही। उसके लिए आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा, आपको वोटिंग कार्ड देना होगा, क्योंकि वोटिंग कार्ड ही वैलिड है नेपाल की सिम के लिए। तो हमने अपना वोटिंग कार्ड दिया और नेपाल की सिम ले ली। उसके बाद हमने अपनी करेंसी भी कन्वर्ट करा ली। आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ 2000 रुपीज़ और 500 रुपीज़ के नोट नहीं चलते हैं, बाकी जो दूसरे डिनोमिनेशंस के नोट है वो चल पड़ते हैं। 2000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। वो हमने अपनी करेंसी कन्वर्ट करवा ली। साथ में कई शॉप्स हैं अपना करेंसी कन्वर्ट करने की, तो आप करवा सकते हो वहाँ से। उसके बाद हम निकल गए लुम्बिनी के लिए, जिसकी जो दूरी है अप्रोक्सीमेटली 32 किलोमीटर थी। तो हम अपनी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद लुम्बिनी के लिए निकल गए। तो लुम्बिनी में हमने रूम ले लिया एक। लुम्बिनी जो अपने गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस के बाहरी गेट के बाहर ही एक होटल था, हमने वहाँ रूम ले लिया। तो हम सेम डे पे ही हम 4:30 पे पहुँच गए थे। तो 4:30 पे हम मंदिर के लिए निकल गए। तो वहाँ हर कंट्री ने अपना मंदिर बनाया हुआ है, अमेरिका ने, इंडिया ने, श्रीलंका ने, हर कंट्री, बर्मा ने, हर कंट्री ने बनाया। बस मैंने पाकिस्तान का ना सुना ना मैंने कभी देखा वहाँ पर। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम हर मंदिर विजिट करें, तो हमने मेन मंदिर ही विजिट किया, जो लॉर्ड गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस था, हमने वही विजिट किया। और जब भी कभी आप नेपाल आओ तो लुम्बिनी अब पक्का विजिट करना, और ये जो प्लेस है वर्थ वॉचिंग है ये। तो उसके बाद हमने विजिट कर लिया। उसके बाद वापस रूम में आ गए और नेक्स्ट डे फिर हम निकल लिए पोखरा के लिए। तो पोखरा के लिए हम सुबह निकल गए कोई 8:30। तो हमने वो 253 वाला रूट फॉलो नहीं किया, हमने जो रूट फॉलो किया वो किया 186 किलोमीटर वाला। तो मुझे ढलोजी वाली फील देता है, तो मैंने वही रूट फॉलो किया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये 186 वाला रूट है, तो पोखरा से 55 किलोमीटर पीछे एक जगह आती है स्यांगजा। स्यांगजा के अंडर ही मेरा एक गांव है, खरसू बोलते हैं जिसे। मैं कभी इन फ्यूचर में अपने गांव जाऊंगा तो वो ब्लॉग अवश्य बनाऊंगा और अपना गांव आपको दिखाऊंगा। तो वहीं से कोई 10-12 किलोमीटर पे है मेरा गांव। मैं भी काफ़ी पहले गया था। उसके बाद हम निकल गए पोखरा के लिए, और पोखरा हम पहुंच गए थे कोई 6 बजे पहुंच गए। तो ये रहा पोखरा तक। अब पोखरा में भी बहुत सी ऐसी अल्टीमेट प्लेसेस हैं जिन्हें आप देखोगे तो नेपाल आने का जो ना पैसा वो पूरा वसूल हो जाएगा। पोखरा में आप देख सकते हो फेवा लेक है, शांति स्तूपा है, डेविस फॉल, बहुत सी ऐसी जगह है। पैराग्लाइडिंग वहाँ होती है। सारंगकोट से आप पूरा पोखरा देख सकते हो। तो ये था पोखरा का। और पोखरा से आगे एक जगह है मस्तांग है, जो नेपाल का लेह लद्दाख है। और जितने भी वर्ल्ड के ब्लॉगर हैं और इंडिया के भी ब्लॉगर हैं वो सब वहाँ जाते हैं।
वहाँ मुक्तिनाथ जी का भी टेम्पल है, जहाँ कुछ साल पहले 2-3 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है वो। आप YouTube में सर्च कर सकते हो, मुक्तिनाथ टेम्पल देख सकते हो, मस्तांग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इन फ्यूचर अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा और वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगा। तो ये था पोखरा। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा काठमांडू के बारे में। तो कुछ 4-5 दिन पोखरा में रहने के बाद हम काठमांडू निकल गए। काठमांडू हम के लिए सुबह निकले थे 6 बजे और 11 बजे काठमांडू पहुंच गए थे हम। तो काठमांडू के बारे में बताने से पहले मैं अपने दोस्त कांजा कांजी का थैंक यू करना चाहता हूं, जिसने काठमांडू में मेरी काफ़ी मदद की, मुझे काफ़ी गाइड किया, मेरी हर तरह से मदद की। मेरे एक फ़ोन पे वो मुझे लेने आ गया। तो थैंक्स कांजी भाई। दोस्त हो तो कांजी जैसे हो, पर दोस्त हो तो उस जैसे ना हो। वो भी ये ब्लॉग देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं हूँ। तो मैं चंडीगढ़ गया था कोई 2013 के आसपास। तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई मैं चंडीगढ़ आया हूँ। रहने का पर्पज़ नहीं था, रहने के लिए मेरे पास बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनके पास मैं रुक सकता था। मेरा ही एक फ्रेंड है, बचपन का फ्रेंड अतुल मल्होत्रा, जो मोहाली में रहता है, मैं उसके पास रुका था। तो मैंने उसको ऐसी फ्रेंड को फ़ोन किया कि मैं चलो यार चंडीगढ़ आए तो उसको एक फ़ोन कर लेते। तो उसने दूर से बोला, भैया मैं तो मीटिंग में हूँ। तो मैंने ठीक है भाई, तू मीटिंग में रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब मैं इस साल 2020 में नेपाल से डलहौजी आ रहा था, तो मैं चंडीगढ़ में से क्रॉस हुआ। तो मैंने अगेन उसको फ़ोन किया कि भाई कहाँ है तू। फिर उसका वही जवाब कि मैं मीटिंग में हूँ। तो तब मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैंने कहा यार दोस्त हो तो ऐसे ना हो, दोस्त हो तो कांजी जैसे हो। तो दोस्तों, हमेशा दोस्तों की मदद करो, जहाँ भी मिले उनकी मदद करो। कभी भी दोस्तों की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि दोस्त हैं तो सब कुछ हैं। तो कांजी थैंक यू। तो उसके बाद फिर कांजी हमें मिल गया पशुपतिनाथ मंदिर में। फिर उसके बाद वो हमें वहाँ से ले आया, हमारे साथ पशुपतिनाथ मंदिर घुमा। और जो ये पशुपतिनाथ मंदिर है उसकी हिस्ट्री आप लोगों को पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, यूट्यूब में दे सकते हो। वैसे भी मैं हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगा। तो उसके बाद हम काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर घूमने के बाद हम आगे बोधनाथ स्तूपा, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होती है। तो हमने यहाँ विजिट किया, कांजी ने हमें यहाँ विजिट कराया। उसके बाद हम सभी चले गए लंच करने के लिए। तो सारा पेड जो है कांजी ने किया। मैंने काफ़ी फोर्स किया कि भाई मत पेड कर, तो सारा जो है बिलिंग कांजी ने की। तो थैंक यू कांजी। और उसके बाद कांजी ने हमें एक अच्छा सा होटल सजेस्ट कर दिया। तो हम उस होटल में चले गए। तो नाइट वहाँ हमने होल्ड की और फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए पोखरा के लिए। और पोखरा जाने से पहले ही मस्तांग नहीं, मेरे जुबान में मस्तांग ही आ रहा है, मुगलिंग। तो मुगलिंग से पहले ही मनोकामना टेम्पल है। आप मनोकामना टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। काफ़ी हिस्टोरिकल टेम्पल है ये। वहाँ केबल कार से जाया जाता है। तो जब भी आप कभी नेपाल आओ तो मतलब ये काफ़ी वर्थ वॉचिंग है ये टेम्पल भी, तो पक्का विजिट करना। उसके बाद पोखरा में कुछ दिन रहने के बाद हम वापस डलहौजी आ गए। तो मैं आपको बजट के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे कितने रुपए लग गए डलहौजी से नेपाल और नेपाल से डलहौजी आते आते। पेट्रोल मेरा लग गया अप्रोक्सीमेटली 22,000 रुपीज़ का। और जो मेरा टोल लगा वो 8,000 रुपीज़ का टोल लग गया। और खाना पीना तो हमें फ्री था। अगर आप वहाँ रूम लेना चाहते हो तो 1,000 रुपीज़ से आपको वहाँ रूम मिल जाएंगे। और ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे कि आप कितने का रूम लेना चाहोगे। और होप कि मेरा ये जो एक नेपाल के बारे में आपको छोटा सा ब्लॉग था, बोर तो नहीं किया होगा, आप लोगों को पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, अगर बोर किया हो तो डिसलाइक कर दीजिए। तो यही एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाय एयर अगर आप आना चाहते हो तो भी दिल्ली से काठमांडू आ सकते हो। फेयर जो है नियर अबाउट 5,000 रुपीज़ के आसपास है और 1.5 आवर्स में आप दिल्ली टू काठमांडू पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, ब्लॉग को यहीं करता हूं मैं एंड। और ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसका एंजॉय हमेशा करना चाहिए। कभी भी रो धो के जीवन को मत काटो। हमेशा खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, प्यार करो और प्यार बांटते रहो, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है दोबारा मिलने वाली नहीं है और शायद कल हो ना हो। तो दोस्तों, ज़िंदगी का भरपूर एंजॉय करना चाहिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहता था आपसे।
और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे गुरुंग ट्रैवलर को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में और किसी अच्छी सी डेस्टिनेशन पे। जय हिंद।